Hello students, I am here to discuss another problem which has been very recently asked in JEE Main in 2019 in the online exam mode. एक सवाल आप देख रहे हो आपके सामने, आपको ये क्वेश्चन में दिया है टू ब्लॉक ऑफ द सेम मेटल विद सेम मास. लाइक हमारे पास दो मेटल के ब्लॉक्स हैं विच हैव सेम मास बट एट द टेम्परेचर T1 एंड T2. यानी कि एक ब्लॉक हाई टेम्परेचर पे है, एक ब्लॉक लो टेम्परेचर पे है एंड दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. यानी कि उनको साथ में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रख दिया. ऐसे समझ लो एक ब्लॉक गर्म है, एक ब्लॉक रिलेटिवली ठंडा है. तो एक गर्म ब्लॉक को ठंडे ब्लॉक के कॉन्टैक्ट में रख दिया एंड हॉट एंड कोल्ड बॉडी आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड दे आर अलाउड टू अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम at constant pressure. Of course, when hot body will come in contact with the cold body, heat will spontaneously move from the hot body to cold body. I am assuming that one block is at high temperature, another block is at low temperature. Let us suppose our first block on the left side is at high temperature. And when the hot body and cold body will be in contact, heat transfer will be from block first to the block second. और इवेंचुअली ये हीट का ट्रांसफर कब तक होगा? जब तक दोनों ब्लॉक सेम टेम्परेचर में ना आ जाए. यानी कि लो टेम्परेचर वाला ब्लॉक, ठंडा ब्लॉक थोड़ा गर्म ना हो जाए और हॉट ब्लॉक थोड़ा ठंडा ना हो जाए. और जब हॉट ब्लॉक अपनी हीट लूज करेगा, अपना टेम्परेचर घटाता जाता है. जैसे जैसे उसका टेम्परेचर घटता जा रहा है और कोल्ड ब्लॉक का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो एक समय पे जाके जब दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस जीरो हो जाएगा, यानी कि बोथ ब्लॉक्स विल कम एट द सेम टेम्परेचर, वी विल यूज द वर्ड देयर इज अ थर्मल इक्विलिब्रियम. तो क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसी प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी चेंज कितना होगा. एज्यूमिंग कि जो हीट का ट्रांसफर है वो हॉट से कोल्ड बॉडी में जा रहा है, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि लाइक एक टेबल के ऊपर मैंने दोनों ब्लॉक्स को रखा है और इसके अराउंड जो बाउंड्रीज है वो एडियाबैटिक है. अब एडियाबैटिक बाउंड्रीज है लाइक और हीट का लॉस कहीं नहीं हो रहा, हीट का लॉस हॉट से कोल्ड बॉडी में हो रहा है. तो आप ये भी मान सकते हो कि ये आपका पूरा यूनिवर्स है. एज्यूम इट कि लाइक दिस इज सिस्टम, दिस इज सराउंडिंग. आप ये भी कह सकते हो कि आपने इस पूरे ब्लॉक को सिस्टम मान लिया, तो फिर आउटसाइड सराउंडिंग है. तो अगर कोई ये कहे कि मैंने एक पूरे इस एडियाबैटिक बाउंड्री के अंदर, जब कहीं हीट अंदर आ नहीं सकती, बाहर जा नहीं सकती, इस शेडेड बाउंड्री के अंदर, तो मैं ये बोलूंगा कि मैंने इसे एक मिनी आइसोलेटेड सिस्टम कर दिया कि हीट अंदर नहीं जा सकती, हीट बाहर नहीं आ सकती. अब ऑब्वियसली अराउंड दिस एनक्लोज्ड शेडेड रीजन अब कोई और मास भी एंटर नहीं हो सकता या मास बाहर नहीं आ सकता. तो अपने आप में एक ऐसा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम बन गया जिसमें कोई ये कह दे कि ये मेरे लिए सिस्टम है, ये सराउंडिंग है. और अगर हॉट बॉडी हीट लूज कर रही है, यानी कि इसके लिए एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आएगा और ये हीट एब्सॉर्ब कर रहा है, तो इसके लिए एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा. तो कोई ये कह दे कि भाई इसका एंट्रोपी चेंज प्लस इसका एंट्रोपी चेंज, यानी कि क्या वो टोटल एंट्रोपी चेंज इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम के लिए पॉजिटिव होगा? दैट वी आर गोइंग टू सी. कोई ये भी कह सकता है सर मैं इस पूरे को सिस्टम मान रहा हूं, इस पूरे को सिस्टम, तो आउटसाइड पूरी दुनिया सराउंडिंग है मेरे लिए, इस शेडेड रीजन के बाहर सराउंडिंग है. मैं कहूंगा वैसे कर लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. चॉइस ऑफ द सिस्टम इज अप टू यू. तो लेट अस सपोज कोई मुझे ये कह दे इस हॉट ब्लॉक ने अपने टेम्परेचर को T1 से किसी मिड टेम्परेचर T' तक आने के लिए हीट लूज की, और जब टेम्परेचर T1 से T' तक गिरा, हॉट कोल्ड बॉडी ने हीट एब्सॉर्ब की, अपने टेम्परेचर को T2 से राइज करके T' तक लेके आई. तो लेट अस सपोज आफ्टर सम टाइम दिस सिचुएशन विल बी दैट द बोथ ब्लॉक with the same mass m, both blocks are at some common temperature T', and this T' temperature is definitely less than T1 but more than T2, क्योंकि कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा,
हॉट बॉडी का टेम्परेचर फॉल होगा तो हॉट बॉडी ठंडी होते होते किसी टेम्परेचर तक, कोल्ड बॉडी गर्म होते होते किसी टेम्परेचर पे, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा. सो लेट अस सपोज दिस एनक्लोज्ड सिस्टम, let us suppose for this enclosed system common temperature at equilibrium is T dash. तो अब कोई हमसे कहे कि एंट्रोपी चेंज फॉर द फर्स्ट ब्लॉक निकालो. As we have already studied, this formula is dq reversible by T and integrating from initial temperature to final temperature. ऑब्वियसली जब ब्लॉक हीट लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, किसी का प्रेशर थोड़ा ना चेंज हो रहा है. बोथ आर द सॉलिड सिस्टम, यानी कि ड्यूरिंग दिस हीट एक्सचेंज प्रेशर इज कांस्टेंट. सिस्टम का प्रेशर सराउंडिंग के प्रेशर के बराबर ही है. लाइक इवेंचुअली मैं बोलूंगा यहां कोई प्रेशर का चेंज तो है नहीं. तो लेट अस सपोज दिस प्रोसेस इज हैपनिंग एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ सराउंडिंग. तो जो भी हीट का एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग में, लाइक ब्लॉक 1 से ब्लॉक 2 में, अगर मैंने इसे सिस्टम माना, इसे सराउंडिंग माना, तो मैं कहूंगा इससे जब हीट का ट्रांसफर यहां पे होगा तो प्रेशर ऑफ नन ऑफ द ब्लॉक इज अंडरगोइंग एनी चेंज. तो हीट का ट्रांसफर ऑटोमेटिकली कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है. तो दिस Q इज नथिंग बट QP. एंड यू नो दैट ब्लॉक अपना टेम्परेचर चेंज कर रहा है, तो आप टेम्परेचर को इंटीग्रेशन से नहीं निकाल सकते. पर अगर आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो Q को T के टर्म्स में इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सपोज यू आर गिवन दैट मोलर, या फिर कोई ये कह दे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल is, let's say, CS. And if for dt change in temperature, for small change in temperature dt, heat lost or gained by the system can be expressed in terms of specific heat capacity, like with this expression. And because during this process heat transfer is taking place at constant pressure, let it be heat at constant pressure, this is specific heat at constant pressure. तो मैं ये एक्चुअली इस dq को स्ट्रेटेजी ये रख रहा हूं dt की टर्म में ले जाऊं और फिर इसे इंटीग्रेट कर दूं. तो मैं कहूंगा अगर हॉट बॉडी ने अपने टेम्परेचर को T1 से T डैश तक पहुंचाने में टोटल हीट लूज की Q, तो उस Q को फाइंड करने के लिए अगर मैं dq अमाउंट ऑफ हीट अगर सिस्टम ने लूज किया फॉर चेंज इन टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्डिंग टू dt, it is related to its specific heat at constant pressure by this mathematical expression. तो मैं dq को specific heat capacity की टर्म में पुट कर दूंगा. This is mass into specific heat capacity at constant pressure into dt by t का upon t, and the limits लगा दूं for the first block T1 temperature से finally T dash तक आया. So this limit is T1 to T dash. And this you can find mass into specific heat capacity at constant pressure into dt by t from T1 to T dash, and this integration is m into specific heat capacity at constant pressure ln T dash by T1. अब आप ये देखिए T dash टेम्परेचर छोटा नंबर है T1 के कंपैरिजन में, so this ratio is less than 1. And for that this log term will be negative. इसका मतलब हॉट बॉडी ने जो एंट्रोपी चेंज, हॉट ब्लॉक ने, फर्स्ट ब्लॉक ने एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है फर्स्ट ब्लॉक के लिए. यानी कि हीट क्योंकि ये लूज कर रहा था, क्योंकि ये हीट लूज कर रहा है तो इस ब्लॉक के लिए ये टर्म नेगेटिव है. तो एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव, मतलब इस ब्लॉक की एंट्रोपी घटती जा रही है क्योंकि इसका टेम्परेचर कम होता जा रहा है. अब हमें यह देखना है कि अगर इसने अपनी एंट्रोपी घटाई तो अकॉर्डिंगली ये हीट इसके अकाउंट में गई, इस ब्लॉक के पास गई. तो इस ब्लॉक के लिए ये Q नंबर पॉजिटिव है बिकॉज हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय दिस ब्लॉक.
पर जब ये ब्लॉक हीट एब्सॉर्ब कर रहा था इसका टेम्परेचर तो कम था, T2 इज लेस देन T1, और फाइनली इस ब्लॉक का टेम्परेचर T2 से T डैश हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया। तो अगर हम बिल्कुल इसी तरीके से एंट्रोपी चेंज फॉर द सेकेंड ब्लॉक निकालें, इन द सेम वे आई कैन राइट मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू dt by t का इंटीग्रेशन फॉर द सेकेंड ब्लॉक, बिकॉज बोथ ब्लॉक आर मेड अप ऑफ सेम मेटल। सेम मेटल के लिए जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर द फर्स्ट ब्लॉक है, उस मेटल के लिए स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट प्रेशर फॉर सेकेंड ब्लॉक भी सेम रहेगा, बिकॉज बोथ आर मेड अप ऑफ सेम सब्सटेंस। हर सब्सटेंस का अपना अपना स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है। अगर दोनों ब्लॉक कॉपर के हैं तो कॉपर का अपना अपना स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होगा। अगर ये ब्लॉक किसी और मेटल के हैं, लेट्स से मैंगनीज के हैं, तो इसका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर सेम है। पर अगर ये ब्लॉक किसी और मेटल का है और दूसरा ब्लॉक किसी दूसरे मेटल का है, तो दोनों ब्लॉक के लिए स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंट नंबर होंगे। सो स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट प्रेशर की डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट वैल्यू है, पर उन्होंने सेम ब्लॉक बोला है, सेम टाइप ऑफ मटेरियल बोला है, तो स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। बट द ओनली डिफरेंस इज कोल्ड बॉडी, यानी कि जो ब्लॉक लो टेम्परेचर पे था उसका टेम्परेचर T2 से राइज होके T डैश बन गया, तो लिमिट्स आ गई T2 टू T डैश, एंड दिस बिकम्स मास इनटू स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट प्रेशर dt by t, and in the limits of T2 to T dash, this is mass into specific heat and constant pressure ln T dash by T2. Which temperature is bigger, T dash or T2? T2 is low temperature body. अब उसका टेम्परेचर राइज होके T डैश हुआ है, सो दिस रेशो इज मोर देन 1, और अगर ये रेशो मोर देन 1 है तो ये लॉग टर्म पॉजिटिव आएगी, तो कोल्ड बॉडी के लिए टेम्परेचर बढ़ा, यानी कि कोल्ड बॉडी के लिए हीट एब्सॉर्ब हुई थी पर कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कम था। तो आप ये अच्छे से समझ सकते हो, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर इसने कुछ हीट लूज की पर हाई टेम्परेचर पे लूज की, हॉट बॉडी ने, हाई टेम्परेचर होने से इसके लिए जो एंट्रोपी का चेंज नेगेटिव आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो हीट लूज हो रही है पर टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर अगर ज्यादा है और हीट लॉस नेगेटिव है, पर ओवरऑल एंट्रोपी चेंज विल बी लेस नेगेटिव, बिकॉज दिस टेम्परेचर इज लार्ज, सो दिस एंट्रोपी चेंज इज स्मॉल, बट इफ इट इज नेगेटिव बट इट्स लेस नेगेटिव, यानी कि इसके लिए एंट्रोपी घटेगी पर कम घटेगी। पर कोल्ड बॉडी के लिए जिसका टेम्परेचर कम था पर वो हीट एब्सॉर्ब कर रहा था, उसके लिए ये टर्म पॉजिटिव है, बट क्योंकि वो लो टेम्परेचर पे है उसके लिए यही एंट्रोपी चेंज लार्ज पॉजिटिव है, यानी कि इसके लिए एंट्रोपी का इंक्रीमेंट ज्यादा होगा बिकॉज ये ठंडा था, लेकिन इसके लिए एंट्रोपी का डिक्रीमेंट कम होगा बिकॉज ये गर्म था, बिकॉज चेंज इन एंट्रोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब अगर हम इस दोनों ब्लॉक के लिए फॉर द फर्स्ट ब्लॉक एंड सेकेंड ब्लॉक एंट्रोपी का सम कर दें, एज्यूमिंग कि ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा सराउंडिंग है, आउटसाइड से तो कहीं से हीट आई नहीं, तो अब अगर मैं इन दोनों का सम ऐड कर दूं, दोनों के लिए एंट्रोपी चेंज का सम देखूं, दिस विल बी मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू ln T डैश बाय T1 प्लस मास इंटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर into ln T dash by T2. This can be written as mass into specific heat at constant pressure ln T dash by T1 plus ln T dash by T2. This number mathematically, you know that we can write it as property of the log of some number plus log of another number is the product of the two number T dash square by T1 by T2. अब आप ये यहीं से देख लीजिए, जो भी ये T डैश टेम्परेचर है कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर है, लेकिन T1 बाई T2 भी पॉजिटिव नंबर है। ओवरऑल तो ये नंबर कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर ही आएगा,
पर हमें ये नहीं पता कि ये रेशो लेस देन 1 होगी या मोर देन 1 होगी। तभी तो हम डिसाइड करेंगे कि लॉग टर्म का साइन क्या आएगा। भाई जब तक हमें ये नहीं मालूम कि टी डैश डेफिनेटली टी डैश T1 से छोटा है, T2 से बड़ा है, पर हमें अभी ये नहीं मालूम कि ये जो रेशो है, ये रेशो ये 1 से छोटी है या 1 से बड़ी है। अब मैं वो प्रूव करना लगा हूं कि अगर टी डैश नंबर की वैल्यू किसी तरीके से मिल जाए तो हम उसे पुट करके दिखाएं क्या ये टोटल नंबर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव होगा। वो तब पता लगेगा जब हमें इस नंबर का मैग्नीट्यूड पता हो। तो लेट्स हैव ए लुक व्हाट अबाउट दिस नंबर। अब अगर आप यहां तक समझ चुके हो तो अब आप ये चीज भी जानते हैं, जितनी हीट हॉट बॉडी ने लूज की उतनी ही हीट कोल्ड बॉडी ने गेन की। तो मैं अगर ऐसा लिख दूं, हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी is equal to heat gained by the cold body. दोनों कॉपर के, सपोज दोनों सेम मेटल के ब्लॉक है, तो अगर कोई मुझे ये कह दे हीट लॉस्ट बाय द फर्स्ट ब्लॉक अपॉन मास ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक इनटू चेंज इन टेम्परेचर फॉर द फर्स्ट ब्लॉक will be specific heat capacity for the first block at constant pressure. Mention है constant pressure. Heat gained by second block, heat gained by second block upon mass of second block into change in temperature for second block is heat capacity at constant pressure for the metal, and both numbers are same. Both numbers are same because both numbers belong to the same metal. So I can write heat lost by the first block at constant pressure is equal to specific heat capacity into mass of the first block, that is given to us capital M, into change in temperature for the first block, and that is specific heat capacity at constant pressure times mass, and delta T1 will be T dash minus T1. Automatically you know T dash number छोटा है T1 से, तो this difference is negative because this is the heat lost. And if I am comparing the magnitude of the both, magnitude, तो बेसिकली हम कह रहे हैं जितनी हीट यहां इसने लूज की, अगर इसके लिए हीट लॉस -20 है तो उसके लिए हीट गेन +20 है। सो इफ समवन आस्क यू कि फाइंड सिमिलरली हाउ मच हीट इज गेन्ड बाय द कोल्ड ब्लॉक, तो कोल्ड ब्लॉक के लिए भी आप ऐसे लिख सकते हो, हीट गेन्ड बाय at constant pressure for second block is equal to cross multiplying mass of the second block, which is capital M, change in temperature for the second block, which is final temperature T dash minus T2, into specific heat capacity at constant pressure. Because change in temperature T2 से T dash हुआ है तो final temperature T dash, initial T2. So this heat is gained by the cold block, और आप ये देख सकते हो कि T dash T2 से बड़ा है, तो this number is positive. And if we equate them, this is CSP times M into T dash minus T1 is equal to CSP times M into T dash minus T2. तो आप यहां से T dash की वैल्यू देख सकते हो, क्योंकि ये हीट लॉस्ट हुआ था। एंड इफ आई पुट बाय कन्वेंशन, जो हमारे थर्मोडायनामिक साइंस है, हीट लॉस्ट हैज टू बी मेंशन्ड विद द नेगेटिव साइन, तो मैं यहां पर नेगेटिव लगा रहा हूं, नेगेटिव। और अब यहां से इसे सॉल्व करके आप यहां से टी डैश की वैल्यू निकाल सकते हो। टी डैश की वैल्यू कितनी बन जाएगी? टी डैश की वैल्यू आएगी T1 प्लस T2 बाई 2,
बिकॉज हीट लॉस्ट हैज टू बी पुट विद द नेगेटिव साइन। तो मैं अगर यहां नेगेटिव साइन लगा दूं, यहां नेगेटिव साइन लगा दूं, यहां नेगेटिव साइन लगा दूं और मैंने इक्वेट कर दूं, तो दिस इक्वेशन will give you the value of T dash. This is how actually one of the very important question which in physics being asked very frequently कि एक hot body है, एक cold body है, hot body का कुछ मास है, cold body का कुछ मास है, दोनों का डिफरेंट टेम्परेचर है, उनको एक कांटेक्ट में ले आए, तो बताओ कॉमन टेम्परेचर कैसे निकालोगे? कॉमन टेम्परेचर आप इसी इक्वेशन से निकालोगे। पर ये ध्यान रखिएगा, अगर दोनों सब्सटेंसेस के मास अलग होते तो यहां M1 M2 होता, फिर आप ऐसे इस टर्म को काट नहीं सकते थे, M1 M2 रिटेन रहेगा। वो अलग बात है कि यहां पे क्वेश्चन में दे दिया सेम ब्लॉक का मास। सो T डैश की वैल्यू T1 प्लस T2/2 है। अब हम इसे इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को, अगर मैं T डैश की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं, व्हाट यू विल गेट? Substituting this value of T dash in this equation, this becomes total delta S will be mass into specific heat at constant pressure into natural log of T1 plus T2 by 2 upon T1 T2, but it's square and this becomes now 4 बिकॉज T डैश का स्क्वायर अगर हमें यहां सब्स्टिट्यूट करना। तो अब हमें ये जानना कि ये नंबर, ये पूरा नंबर, ये जो रेशियो है, क्या ये 1 से बड़ी है या छोटी है? तो इसके लिए मैं एक मैथमेटिक्स का यूज कर रहा हूं। जैसे मान लो कोई मुझे ये कह दे T1 टेम्परेचर T2 से बड़ा था, हॉट बॉडी का टेम्परेचर T1 था, हॉट ब्लॉक का, और कोल्ड ब्लॉक का था T2। दिस डिफरेंस इज पॉजिटिव। तो अगर कोई हमें यह कह दे कि भाई यहां से T1 माइनस T2 का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। इसको अगर मैं लिख दूं T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर माइनस 2 T1 T2, इट इज पॉजिटिव, राइट? नो डाउट देयर शुड बी, इट्स सिंपली स्क्वायर ऑफ सम नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। दिस आई कैन राइट इट एज T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर minus 2 T1 T2, and if I add 4 T1 T2 on both sides, there should not be any change. मैंने सेम पॉजिटिव नंबर दोनों तरफ ऐड कर दिया। What this number becomes? T1 square plus T2 square plus 2 T1 T2 is greater than 4 T1 T2। तो मैं ये कह सकता हूं T1 plus T2 का whole square will be greater than 4 T1 T2. What does this indicate? T1 plus T2 whole square by 4 T1 T2, this ratio will be greater than 1. Then I'm pretty much sure कि आपको कन्विंस होने में कोई दिक्कत नहीं लगेगी कि ये नंबर 1 से बड़ा है। अगर ये नंबर 1 से बड़ा है तो डेल्टा एस टोटल विल बी डेफिनेटली गोइंग टू बी पॉजिटिव नंबर। और अगर आपका हॉट ब्लॉक ऑफ कॉपर सिस्टम है और कोल्ड ब्लॉक ऑफ कॉपर सराउंडिंग है, तो आपने उसी सिस्टम और सराउंडिंग जो आपके लिए एक मिनी आइसोलेटेड सिस्टम बन गया, यूनिवर्स। जरूरी नहीं कि यूनिवर्स इज ऑलवेज लाइक बिग यूनिवर्स। अगर आपका एक हॉट बॉडी सिस्टम है और उसकी सराउंडिंग में कोल्ड बॉडी है और उसको आपने चारों तरफ बाउंड्रीज एनक्लोज कर दी एडियाबैटिक, ताकि पूरा का पूरा हीट ट्रांसफर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हो, तो वही पूरा का पूरा आपके लिए एक आइसोलेटेड सिस्टम बन गया। और आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव, विच इज द प्रूफ दैट दिस प्रोसेस when you bring a cold body and hot body in contact, this process is thermodynamically reversible. And this kind of the very good question has been asked recently by the JEE in the JEE mains in 2019 when the exam mode was online. ये मैंने इसलिए डिस्कस किया बिकॉज ये आपकी शीट में एक इलिस्ट्रेशन है, एक्सरसाइज 3 में आप देख सकते हो। एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।